Hello everyone. In this video we will discuss about differential amplifier. The amplifier which amplifies the difference of the two input signal is known as differential amplifier. ऐसा एम्पलीफायर जो दो इनपुट सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता हो, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है. And we can construct the differential amplifier using operational amplifier, using BJT, using field effect transistor. लेकिन डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिज़ाइन करने के पहले हमें कुछ चीज़ें इंश्योर करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज इंश्योर करनी है कि जो हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे उसमें ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. जैसे कि हाई स्टेबिलिटी किसी भी एम्पलीफायर के लिए बहुत नेसेसरी कंडीशन है. एम्पलीफायर का गेन स्टेबल होना चाहिए, जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है. नेक्स्ट, एबिलिटी टू रिजेक्ट इंटरफेरेंस नॉइज सिग्नल्स. जो भी एम्पलीफायर हम डिज़ाइन करें उसमें इंटरफेरेंस या नॉइज सिग्नल को रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. अगर ये कैपेबिलिटी नहीं रहेगी तो हमारा जो यूजफुल सिग्नल है वो तो एम्पलीफाई होगा ही, उसके साथ साथ नॉइज भी एम्पलीफाई होगा. डिफरेंट सिग्नल एम्पलीफाई होने के साथ साथ नॉइज भी एम्पलीफाई हो जाएगा. तो हमें ऐसा डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिजाइन करना चाहिए which has ability to reject interference signal. Then high differential voltage gain. डिफरेंशियल वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा होना चाहिए. हम अलग अलग सिग्नल अप्लाई करें अगर इनपुट टर्मिनल्स पे, तो उसका जो डिफरेंस हो वो बहुत हाई अमाउंट में या जिस रिक्वायर्ड अमाउंट में जिसके लिए हमने डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंग गेन होना चाहिए. तो एम्पलीफायर है तो गेन ज़्यादा होना चाहिए. तो हाई डिफरेंशियल वोल्टेज गेन. लो कॉमन मॉड गेन. अगर दोनों इनपुट पे सेम सिग्नल अप्लाई किया जाए, कॉमन सिग्नल अप्लाई किया जाए, तो गेन बहुत कम होना चाहिए. अगर ये प्रॉपर्टी इंश्योर होती है लो कॉमन मॉड गेन, तो हम निश्चित रूप से नॉइज रिजेक्शन कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं. एबिलिटी टू रिजेक्ट द नॉइज सिग्नल ये इंक्रीज होगा अगर हम कॉमन मॉड सिग्नल को रिजेक्ट कर सकें. नेक्स्ट, हाई कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो. हाई कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो ये इंश्योर करता है एबिलिटी टू रिजेक्ट द कॉमन मॉड सिग्नल. दोनों इनपुट पे अगर हम सेम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं या हम जहाँ यूज कर रहे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर वहाँ नॉइजी इन्वायरमेंट में है और नॉइज भी रिसीव हो रहा है, तो नॉइज दोनों इनपुट टर्मिनल पे सेम रहेगा. अगर एटमॉस्फेरिक नॉइज है तो सेम नॉइज है, दोनों इनपुट पे सेम रहेगा, वो रिजेक्ट होना चाहिए. तो कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो इज द कैपेबिलिटी टू रिजेक्ट द कॉमन मॉड सिग्नल. ये बहुत ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा एबिलिटी रहेगी नॉइज को रिजेक्ट करने की. हाई इनपुट इम्पीडेंस. एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि ये सोर्स से कम करंट ड्रा करे, लोडिंग इफेक्ट ना हो. लो आउटपुट इम्पीडेंस. आउटपुट इम्पीडेंस कम होना चाहिए जिससे कि हमें लोड पे मैक्सिमम वोल्टेज मिल सके. लार्ज बैंडविड्थ होना चाहिए जिससे कि फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा हो, हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकें, यूज कर सकें इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर में. लो ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट. अगर हम इनपुट पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जीरो वोल्टेज है, तो आउटपुट जीरो होना चाहिए. आउटपुट जीरो रहेगा तो ऑफसेट वोल्टेज जीरो रहेगा, मिनिमम रहेगा. तो इस तरह से आउटपुट अगर हम कोई सिग्नल न अप्लाई करें, विदाउट अप्लाइंग एनी सिग्नल, अगर हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है जो कि सर्किट के इंटरनल इम्बैलेंसेस से मिलेगा, वो बहुत कम होना चाहिए जिससे कि ऑफसेट वोल्टेज कम हो. इसी तरह से ऑफसेट करंट भी कम होना चाहिए. जैसा मैंने बताया
कि हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करके बना सकते हैं, बीजेटी यूज करके बना सकते हैं, एफईटी यूज करके बना सकते हैं। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो हम ये जो सर्किट मैंने बनाया है ये है डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि हमने निगेटिव फीडबैक यूज किया है। आउटपुट के एक पार्ट को हमने दोबारा यहाँ जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल यहाँ अप्लाई किया है, निगेटिव फीडबैक हमने यूज किया है। हमने Vi1 इस रेजिस्टेंस R1 के थ्रू यहाँ इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया है। ये R1 और R2 एम्पलीफायर के गेन को डिसाइड करेंगे। गेन जो है डिपेंड करेगा R1 R2 इन सब पे। तो एक इनपुट सिग्नल हमने Vi1 इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया है और दूसरा इनपुट सिग्नल हमने रजिस्टर R3 R4 के थ्रू इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई किया है। नॉन इन्वर्टिंग मीन्स ये जो पॉजिटिव वाला इनपुट टर्मिनल है। तो इस तरह से हमने 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करके ये सर्किट डिजाइन किया है। ये है डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग ओपेम। यहाँ पे जो Vi2 इनपुट सिग्नल है रजिस्टर R3 और R4 के थ्रू यहाँ अप्लाई हुआ है। ये एक तरीके से वोल्टेज डिवाइडर की तरह वर्क कर रहा है। जो इनपुट सिग्नल है उसका एक पार्ट यहाँ पे मिलेगा, ना कि पूरा का पूरा Vi2 यहाँ पे मिलेगा। ये एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की तरह वर्क कर रहा है R3 R4। तो ये है सर्किट डायग्राम ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस सर्किट में, इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम डिफरेंशियल गेन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, देन कॉमन मॉड गेन के लिए, और देन वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो। तो डिफरेंशियल गेन मीन्स अगर इन इनपुट्स टर्मिनल पे अलग अलग सिग्नल अप्लाई हुए हैं तो क्या गेन होगा। अगर इन इनपुट टर्मिनल इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पर अगर हम सेम सिग्नल अप्लाई करें तो जो गेन होगा वो कॉमन मॉड गेन होगा। और उसके बाद हम कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो इज द डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मॉड गेन। Common mode rejection ratio tells the ability of the amplifier to reject the common mode signal। तो इस सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये देख रहे हैं कि आप इसमें निगेटिव फीडबैक यूज हुआ है और दो इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई किया है, Vi1 इन्वर्टिंग इनपुट पे और Vi2 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इसको फाइंड करने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे। मीन्स एक बार में हम केवल एक ही वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे। तो सपोज दैट अगर हम केस 1 ले लेते हैं कि जिसमें हम केवल Vi1 ही एक्टिव है। केस 1 व्हेन इनपुट अप्लाइड एट द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज एक्टिव। तो जो दूसरा इनपुट हमने अप्लाई किया है Vi2 इस नॉन इन्वर्टिंग वाले इनपुट पे, इसको हमें डीएक्टिवेट करना होगा, इसको ग्राउंडेड कर देंगे। तो जब हम Vi2 को ग्राउंड कर देंगे तो ये सर्किट इस तरह से हो जाएगा। तो डिफरेंशियल गेन अगर हमें फाइंड करना है मीन्स एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट वोल्टेज आर डिफरेंट। तो फर्स्ट हमने केस लिया है एज्यूमिंग इनपुट Vi1 इज एक्टिव ओनली एंड Vi2 इज ग्राउंडेड। तो इस केस में
जैसा कि मैंने अभी बताया था, Vi2 ग्राउंड कर दिया है, यहाँ सर्किट को इस तरह से कर दिया है, रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का केस बन गया है। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन आप जानते हैं -RF/R1 होता है, जहाँ RF फीडबैक रजिस्टर है। तो यहाँ RF की जगह पे देखिए R1 हमने लिखा, R2 लिखा है। कहने का मतलब है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है -RF/R1, RF की जगह पे R2 है, तो यहाँ इस केस में गेन होगा -R2/R1। तो अगर हम इस आउटपुट को लिखना चाहें तो गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट सिग्नल। तो फर्स्ट केस जब Vi1 इज एक्टिव ओनली, इन दिस केस आउटपुट विल बी BO1 हमने लिखा है -R2/R1 इंटू Vi1, ये फर्स्ट केस है। अब अगर हम सेकेंड केस लें, सेकेंड केस होगा एज्यूमिंग इनपुट Vi2 इज एक्टिंग ओनली एंड Vi1 इज ग्राउंडेड। जो यहाँ पे हमने इनपुट अप्लाई किया था सर्किट में डिफरेंशियल एम्पलीफायर के Vi1, उसको हमने ग्राउंड कर दिया है और ये एज्यूम किया है कि केवल ही Vi2 एक्टिव है। तो इस केस में देखिए ये Vi2 है, यहाँ आपने अप्लाई किया है, तो इसका एक पार्ट यहाँ आएगा, मतलब ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा इस टर्मिनल पे यहाँ पे नहीं आएगा। हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना वोल्टेज इस टर्मिनल, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आ रहा है, BA कितना है। तो आप जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होने के नाते जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स होते हैं जीरो करंट ड्रा करते हैं। मींस ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये भी जीरो करंट ड्रा करेगा और ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये भी जीरो करंट ड्रा करेगा। तो अगर हम इसमें करंट फाइंड करें, यहाँ पे वोल्टेज Vi2 है, ये ग्राउंडेड है, यहाँ करंट जा नहीं रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज Vi2 है और रेजिस्टेंस है टोटल R3 और R4, मीन्स R3 प्लस R। तो अगर हम करंट फाइंड कर लें कि कितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है और वही करंट यहाँ R4 में भी फ्लो होगा, जो करंट R3 से होगा, क्योंकि ओपैम्प के इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में करंट जीरो फ्लो होगा इनसाइड ओपैम्प ड्यू टू द इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। तो अगर हम यहाँ करंट फाइंड कर लें और उस करंट को R4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ वोल्टेज मिल जाएगा। तो करंट क्या होगा Vi2/R3 प्लस R4, ये तो करंट हो गया। और अगर उसको R4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा V। तो हमने लिखा है ये VA इक्वल्स R4/R3 प्लस R4 इंटू Vi2। I हुआ था Vi2/R3 प्लस R4 और R4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो BA मीन्स वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल will be R4/R3 plus R4 Vi2। अब ये सर्किट जो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जिसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज VA है। और आप जानते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है 1 प्लस RF/R1, वेयर RF यहाँ रहता है, RF R2 की जगह पे, ये फीडबैक रजिस्टर यहाँ हमने R2 से रिप्रेजेंट किया है। तो इस केस में होगा गेन 1 प्लस R2/R1। कब? जब हम Vi2 को कंसीडर करेंगे और Vi1 को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो ये जो आउटपुट होगा इस केस में, जब एज्यूमिंग इनपुट Vi2 इज एक्टिंग ओनली एंड Vi1 इज ग्राउंडेड, इस केस में जो O2 होगा ये होगा 1 प्लस R2/R1
इंटू बी ये 1 प्लस R2/R1 गेन है, और बी ए यहाँ जो इस नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर हमने सिग्नल अप्लाई किया है, इस इनपुट से जो हमें यहाँ सिग्नल मिल रहा है। बी ए हमने कैलकुलेट किया था R4/R3 प्लस R4 इंटू BI2। तो इस तरह से सेकेंड केस में जो आउटपुट मिलेगा वो होगा VO2 इक्वल्स 1 प्लस R2/R1 इंटू BA, 1 प्लस R2/R1, और BA के जगह पे हम R4/R3 प्लस R4 इंटू BI2 लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे कि व्हेन दोनों सोर्स एक्टिव हैं, दोनों इनपुट सिग्नल अप्लाई हो रहे हैं, तो हमें जो इंडिविजुअल हमने आउटपुट फाइंड किया था, ये VO1 और ये VO2 दोनों को ऐड करना होगा। सो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, VO आउटपुट ड्यू टू द कंबाइंड सिग्नल, ये होगा VO1 प्लस VO2। VO1 हमने कैलकुलेट किया था, ये था -R2/R1 BI1, तो -R2/R1 BI1, और VO2 अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये 1 प्लस R2/R1 R4/R3 प्लस R4 BI2, दोनों ऐड कर देंगे इस तरह से। अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 में ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 में एक कंडीशन अप्लाई करें। इफ 1 प्लस R2/R1 in one bracket multiplied by R4/R3 plus R4, ये 1 प्लस R2/R1 multiplied by R4/R3 plus R3, ये टर्म्स इक्वल्स R2/R1। अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें तो इक्वेशन 3 को हम लिख सकते हैं, ये VO इक्वल्स एक ये होगा -R2/R1 BI1, -R2/R1 BI1, और इसके जगह पे R2/R1 और BI2। मीन्स अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 3 रिड्यूस होकर के इस तरह से हो जाएगा, VO -R2/R1 BI1 प्लस R2/R1 BI। R2/R1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा BI2 माइनस BI1। तो ये जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के आउटपुट का एक्सप्रेशन है, VO इक्वल्स R2/R1 BI2 माइनस BI1। तो डिफरेंशियल गेन AD, डिफरेंशियल गेन मीन्स हमने इनपुट पे अलग अलग सिग्नल अप्लाई किया था, BI1 और BI2। डिफरेंशियल गेन मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट, डिफरेंस ऑफ द इनपुट वोल्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, तो आउटपुट VO अपॉन और इनपुट सिग्नल के डिफरेंस BI2 माइनस BI1, तो VO अपॉन BI2 माइनस BI1 होगा R2/R1। मीन्स जो सर्किट हमने डिजाइन किया है उसका जो डिफरेंशियल गेन है ये होगा -R2/R1। जो हमने सिग्नल डिजाइन किया उसका डिफरेंशियल गेन ये होगा विथ कंडीशन 1 प्लस R2/R1 मल्टीप्लाइड बाई R4/R3 प्लस R4 इक्वल्स R2/R3। ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया है वो इस कंडीशन के साथ फाइंड किया है। तो इस तरह से आप इक्वेशन 5 देखिए, इक्वेशन 5 गिव्स द आउटपुट वोल्टेज ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर व्हेन इनपुट वोल्टेज आर डिफरेंट। तो ये गेन जो है डिफरेंशियल गेन डिपेंड कर रहा है R2 और R1 पर, जो हमने ये रेजिस्टेंस यूज किया था R2 और R1, इसी पे गेन डिफरेंशियल गेन डिपेंड कर रहा है। अब हमने ये जो एक्सप्रेशन फाइंड किया है इसको एक कंडीशन के साथ फाइंड किया है, और कंडीशन ये है। अब इस कंडीशन को लोग लेके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। कंडीशन यही था 1 प्लस R2/R1 मल्टीप्लाइड बाई R4/R3 प्लस
R4 इक्वल्स R2 अपान R1। अब इसको हम थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं, मैथमेटिकल अरेंजमेंट। ये R4 अपान R3 प्लस R4, तो ये हो जाएगा R2 अपान R1 डिवाइड बाई 1 प्लस R2 अपान R1। इसमें हम R4 अपान R3 प्लस R4 हो जाएगा R2 अपान R1 डिवाइड बाई 1 प्लस R2 अपान R1। सिंपल करेंगे तो ये R1 प्लस R2 अपान R1, R1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये R4 अपान R3 प्लस R4 इक्वल्स R2 अपान R1 प्लस R2। इसको रिवर्स कर देते हैं, तो जब रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा R4 प्लस R3 अपान R4 इक्वल्स R1 प्लस R2 अपान R2। सिंपल करेंगे तो ये R4 कैंसिल होगा, 1 प्लस R3 अपान R4 इक्वल्स 1 प्लस R1 अपान R2। तो इस तरह से हमें ये कंडीशन मिल रहा है कि R3 अपान R4 इक्वल्स R1 अपान R2, R3 अपान R4 इक्वल्स R1 अपान R2। इट मीन्स R3 इक्वल्स R1 एंड R4 इक्वल्स R2। तो जो हम सर्किट डिजाइन किए हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, ये सर्किट जो था इस सर्किट में हमें ये कंडीशन लगाना होगा R3 इक्वल्स R1 मीन्स इस रेजिस्टेंस की वैल्यू और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम, एंड R4 इक्वल्स R2, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R4 और R2 सेम रखना होगा। यह हमें R3 अपान R4, ये R3 अपान R4 ये जो रेशियो होगा ये इक्वल करना होगा R1 अपान R2। मीन्स इस सर्किट को डिजाइन करते समय हमें ये कंडीशन फुलफिल करना होगा, R3 अपान R4 इक्वल्स R1 अपान R2। यह हमें R3 इक्वल्स R1 के बराबर लेना होगा और R4 इक्वल्स R2 के बराबर। तो इस तरह की रेजिस्टेंस वैल्यू लेकर के अगर हम सर्किट बनाएंगे तो वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, जिसका कि डिफरेंशियल गेन होगा R2 अपान R1। आउटपुट मिलेगा VO इक्वल्स R2 अपान R1 VI2 माइनस VI1। अब हम लोग कॉमन मॉड गेन फाइंड करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर कॉमन मॉड गेन। एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट इज कॉमन मॉड सिग्नल। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है जो हमने बनाया था। यहाँ हमने VI1 दिया था, यहाँ VI2, अलग अलग इनपुट सिग्नल अप्लाई किया था। इस केस में एक कॉमन मॉड सिग्नल VICM इज अप्लाइड एट बोथ द इनपुट टर्मिनल्स। जो VI1 और VI2 था उसके जगह पे हमने एक कॉमन सिग्नल VICM अप्लाई किया है। अब हम इस केस में देखते हैं कि हमें गेन क्या मिलेगा। आप जानते हैं कि ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड जो यहाँ पर वोल्टेज होगा V2, ये जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, सेम वोल्टेज हमें यहाँ मिलेगा ये जो इन्वर्टिंग इनपुट है। मीन्स V2 और V1 सेम होंगे। क्यों? क्योंकि आइडियल ओप एम्प के इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होते हैं। तो जिस तरह से हमने एक वर्चुअल ग्राउंड का एक्सप्रेशन फाइंड किया था कि V1 इक्वल्स V2 इक्वल्स 0, बिना फिजिकली इनपुट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कनेक्ट हुए, जो हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ग्राउंड दिए थे वही ग्राउंड हमें V1 पर मिल रहा था। इसी तरह से ड्यू टू इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस जो सिग्नल हम यहाँ पे देंगे V2 पे जो सिग्नल मिलेगा वही सिग्नल हमें V1 पर मिलेगा। और ये जो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है ये निगेटिव फीडबैक के केस में एप्लीकेबल है।
तो अगर हम यहाँ V2 फाइंड कर लें तो वही V1 भी होगा, और अगर V1 पता चल जाएगा तो हम ये करंट I1 फाइंड कर लेंगे। इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होने से यहाँ जीरो करंट ड्रा होगा इस इन्वर्टिंग इनपुट पे, और यहाँ भी जीरो करंट ड्रा होगा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे। तो इस तरह से I1 और I2 सेम होंगे, क्योंकि यहाँ इस इन्वर्टिंग इनपुट में कोई करंट नहीं ड्रा होगा। तो हम यहाँ B2 फाइंड करेंगे। B2 फाइंड करने के लिए अगर हम इस R4 के थ्रू करंट निकाल लें और उस करंट को R4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें B2 मिल जाएगा। यहाँ इस पॉइंट पर R3 के इस एंड पर वोल्टेज है VICM और यहाँ 0। इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा ड्यू टू द इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। तो इस तरह से करंट थ्रू R3 और वही करंट R4 में फ्लो होगा, वो होगा VICM डिवाइड बाई R3 प्लस R4। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा इस दोनों पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज जो कि VICM है डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R3 प्लस R4। तो अगर हम VICM अपान R3 प्लस R4 को R4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें V2 मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है V2 इक्वल्स V1 इक्वल्स R4 अपान R3 प्लस R4 इंटू VICM। एक्चुअली ये VICM अपान R3 प्लस R4 करंट है जो R4 से फ्लो हो रहा है, और हमने R4 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हमें वोल्टेज मिल गया V2। तो इस तरह से यहाँ वोल्टेज V2 में वही वोल्टेज यहाँ V1 होगा। तो अगर हमें I1 निकालना है तो यहाँ R1 का ये वाला एंड जो है यहाँ VICM से कनेक्टेड है। तो इस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये होगा VICM माइनस V1। तो करंट जो होगा VICM माइनस V1 अपान R1। तो I1 देखिए यहाँ लिखा है मैंने VICM माइनस V1 अपान R1। 1 अपान R1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर है VICM माइनस, और V1 की जगह पे जो हमने कैलकुलेट किया था R4 अपान R3 प्लस R4 VICM यहाँ पुट कर दिया। अब इसको सिंपल करेंगे 1 अपान R1 और ये VICM क्रॉस मल्टीप्लाई होगा R3 प्लस R4 माइनस R4 VICM अपान R। इसको सिंपल करेंगे तो हमें I1 मिलेगा R3 VICM अपान R3 प्लस R4 R1। हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है जिससे हमें I1 मिला है। देन द करंट पासिंग थ्रू R2। R1 का करंट हमने फाइंड कर लिया I1 है। सेम करंट R2 में फ्लो होगा क्योंकि इस इनपुट जो इन्वर्टिंग इनपुट है यहाँ जीरो करंट फ्लो होगा ड्यू टू द इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। करंट पासिंग थ्रू R2 इज I2, और I2 को हम अगर इस के अक्रॉस वोल्टेज से कैलकुलेट करें रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस, तो यहाँ पे V1 वोल्टेज है और यहाँ VO है। तो करंट होगा I2 इक्वल्स V1 माइनस VO अपान R2। ये देखिए I2 इक्वल्स V1 माइनस VO अपान R2। इस तरह से I2 R2 इक्वल V1 माइनस VO, VO V1 माइनस I2 R2। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि I1 और I2 सेम होंगे, तो यहाँ हम I2 के जगह पे I1 लिखेंगे। नेक्स्ट V1 माइनस I1 R2 सिंस I1 इक्वल्स I2। V1 हमने अभी पहले कैलकुलेट किया था, V2 कैलकुलेट किया था, वही V1 है R4 अपान R3 प्लस R4 VICM माइनस
I1 हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, इस तरह से था R3 BICM अपान R3 प्लस R4 इंटू R1, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ हमने V1 की वैल्यू पुट किया और V1 की वैल्यू R4 अपान R3 प्लस R4 BICM, I1 की वैल्यू पुट किया, I1 था R3 अपान R3 प्लस R4 मल्टीप्लाइड बाई R1 BICM, बस केवल सिंप्लीफाई करना है। यहाँ हम R4 अपान R3 प्लस R4 BICM कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस R2 R3 अपान R1 R4 मिलेगा। तो कॉमन मॉड गेन मीन्स आउटपुट अपान जो हमने कॉमन मॉड सिग्नल दिया था, तो कॉमन मॉड गेन ACM इक्वल्स आउटपुट वोल्टेज BO अपान BICM। तो BO अपान BICM इस एक्सप्रेशन से हमें मिलेगा R4 अपान R3 प्लस R4 इन ब्रैकेट 1 माइनस R2 R3 अपान R1 R4। ये है एक्सप्रेशन फॉर कॉमन मॉड गेन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब हम अगर कॉमन मॉड गेन 0 करें, क्योंकि हम जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे उसको इस तरह से डिजाइन करना है कि कॉमन मॉड गेन 0, अगर सेम सिग्नल दोनों इनपुट सिग्नल पे अप्लाई हो रहा हो तो उसको रिजेक्ट कर दें, 0 गेन कर दें। वो तब होगा जब हम यही कॉमन मॉड गेन का ये एक्सप्रेशन है, और ये 0 तब होगा अगर हम ये जो सेकेंड टर्म है R2 R3 अपान R1 R4 इसको 1 कर दें। सो फॉर कॉमन मॉड गेन ACM इक्वल 0, हमको इस टर्म को 1 करना पड़ेगा, मीन्स R2 R3 अपान R1 R4 इक्वल्स 1। तो इससे जो कंडीशन मिलेगा R2 अपान R1 इक्वल्स R4 अपान R3, मीन्स R2 इक्वल्स R4 एंड R1 इक्वल्स R3। तो जो हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाएंगे उसमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि R2 इक्वल्स R1 एंड R1 इक्वल्स R3, R रेशियो अपान R2 अपान R1 इक्वल्स R4 अपान R3। तो ये कंडीशन भी हमें सर्किट में सेटिस्फाई कराना होगा टू वर्क एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिससे कि कॉमन मॉड गेन 0 हो जाए, कॉमन मॉड सिग्नल रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी मैक्सिमम हो। अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो का। कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो आप जानते हैं कि होता है डिफरेंशियल गेन डिवाइड बाय कॉमन मॉड गेन। डिफरेंशियल गेन का एक्सप्रेशन हमने अभी फाइंड किया था, डिफरेंशियल गेन का एक्सप्रेशन आया था R2 अपान R1, ये जो हमने निकाला था। इसके पहले ये डिफरेंशियल गेन AD इक्वल्स R2 अपान R1, तो डिफरेंशियल गेन के AD के जगह पे R2 अपान R1 लिखेंगे, और कॉमन मॉड गेन ACM का एक्सप्रेशन हमने यहाँ फाइंड किया है, ये इसके जगह पे हम ये लिखेंगे। और इसमें हम कंडीशन पुट करेंगे R2 अपान R1 इक्वल्स R4 अपान R3 कॉमन मॉड गेन 0 करने के लिए। तो जगह हम ये कंडीशन पुट करें तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो R2 अपान R1 इक्वल्स R4 अपान R3 आया है, ये देखिए यहाँ पे हमने ये कंडीशन पुट किया था फॉर कॉमन मॉड गेन ACM इक्वल 0, R2 R3 अपान R1 R4 इक्वल्स 0। तो उस तरह से ये 0 हो जाएगा अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें R2 अपान R1 इक्वल्स R4 अपान R3। तो इस केस में जो कॉमन मॉड रिजेक्शन होगा रेशियो होगा CMRR, ये होगा R2 अपान R1 डिवाइड बाई 0। CMRR इक्वल्स R2 अपान R1 डिवाइड बाई 0 मीन्स इन्फिनिटी।
तो जो कंडीशन हमने बताया R2/R1 इक्वल्स R4/R3 और R3/R4 इक्वल्स R1/R2, दोनों केस में कंडीशन आ रहा है, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से लेनी होगी कि ये सेटिस्फाई हो, तो हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर इस तरह से डिजाइन करेंगे, इसका कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो मैक्सिमम होगा, इनफाइनाइट होगा। एनी मिसमैच इन द रेजिस्टेंस रेशियो, अगर R2/R1 इक्वल्स R4/R3 नहीं है, मिसमैचिंग है, कुछ चेंज है, अगर सेम है R2/R1 इक्वल्स R4/R3 तो CMRR इनफाइनाइट होगा। अगर मिसमैचिंग है, एनी मिसमैच इन द रेजिस्टेंस रेशियो R2/R1 इक्वल्स R4/R3 कैन मेक ACM नॉन जीरो एंड हेंस CMRR इक्वल्स AD/ACM इज फाइनाइट फॉर प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो CMRR इनफाइनाइट है। अगर ड्यू टू एनी रीजन मिसमैचिंग है रेजिस्टेंस रेशियो में, R2/R1 इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू R4/R3 तो कॉमन मॉड गेन जीरो नहीं होगा, जिससे कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट नहीं होगा, वो फाइनाइट होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं।